Hey there, this is Pransh Verma, or let's get started our next lecture on gravitation. Okay, and this will be the second lecture on this topic. Okay. और अपन लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली. ओके, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके हिसाब से हमारे को न्यूटन साहब ने बोला था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है दो मासेस के मल्टीप्लिकेशन के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के. सो ही सेड कि एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन a स्क्वायर, वेयर g इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट. ओके, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू न्यूटन भाई साहब ने दी थी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. दैट वाज द यूनिट ऑफ कैपिटल G. ओके, दिस इज यूनिवर्सल. ऐसा नहीं है कि मतलब मोहन के घर में जी की वैल्यू कुछ और है और सोहन के घर में जी की वैल्यू कुछ और है. मोहन हो चाहे सोहन हो, ठीक है, ये कोई किसी में भी ये भेदभाव नहीं करता. ठीक है, हाँ, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ये सब जगह इक्वल है. ठीक, तो ये कहानी थी. हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इस फॉर्मूला के ऊपर. ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, दिस चैप्टर इज नाउ मच ईजियर देन द चैप्टर वाज स्टडीड बाय योर सीनियर्स. ओके, और आपके जो जूनियर पढ़ेंगे शायद उनके लिए भी थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन आपके लिए आसान होगा क्योंकि इसमें से दो टॉपिक निकाले जा चुके हैं. ओके, एक तो केपलर निकाल दिया गया है, ठीक है, और दूसरा निकला है स्मॉल जी. यप, स्मॉल जी के निकलने से बहुत ही ज़्यादा 3 डेरिवेशन ख़त्म हो गए, सीधे 3 डेरिवेशंस ख़त्म हो गए. कि जब हम अर्थ के सरफेस के ऊपर स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करते थे, अर्थ की सरफेस के अंदर कहीं स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करते थे, किसी एल्टीट्यूड पे उसकी वैल्यू फाइंड करते थे, 3 डेरिवेशन होते थे. लेकिन फ़िलहाल आपके सिलेबस में नहीं है तो उन डेरिवेशंस को नहीं पढ़ेंगे, बट हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमारी मजबूरी है पढ़ना, क्योंकि आपके जो टॉपिक काटे गए ना वो इस तरीके से काटे गए हैं कि जो कटे हुए टॉपिक हैं उनको पढ़ोगे नहीं तो बचे हुए टॉपिक जो हैं वो समझ आएंगे नहीं. ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड. हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या? ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा. ऐसा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, इससे कॉन्सेप्ट है, ये कंसेप्ट जिससे क्वेश्चन बनते हैं. क्वेश्चन बनते हैं, देखो ध्यान से सुनो. जैसे कि आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड, बस नाम सुना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, या ये तो नाम सुना ही होगा मैग्नेटिक फील्ड. इसका तो डेफिनेटली सुना होगा, है ना. बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी पढ़ा होगा, है ना. सेम पैटर्न पे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड? ओके, देखो ध्यान से सुनो क्या है. हम क्या करें, हमने एक ऐसा एरिया बना दिया गया है, ठीक है, ये जैसे कि कोई हमारा प्लैनेट है या कोई भी स्टार है, कुछ भी है. ओके, कोई भी प्लैनेट है, स्टार है, कोई भी सब्सटेंस है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा मास अवेलेबल है, कैपिटल M मास है. ये अपनी चारों ओर एक ऐसा इमेजिनरी एरिया बनाता है. ठीक है, अपने चारों ओर एक ऐसा इमेजिनरी एरिया बनाता है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस आ गया, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ये अपनी तरफ खींच लेगा. इससे बाहर है तो नहीं खींचेगा. मतलब खींचेगा क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खींचना? दैट मीन्स अट्रैक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अट्रैक्शन? अट्रैक्शन का मतलब है कि दिस मास विल अप्लाई अ काउंटेबल फोर्स, मतलब एक ऐसा फोर्स जो काउंटेबल हो, जो नेग्लिजिबल ना हो. ओके, दिस मास विल अप्लाई अ काउंटेबल फोर्स ऑन दिस
substance of mass small m or whatever the mass of this substance, if this substance is in the region, in the certain region around this mass, if it is nearby it, then it will going to be apply a gravitational force under which it has to be attracted towards itself, and this region, this field, ऐसी एक मैदान को जो इमेजिनरी है, जो इनविजिबल है, that field is called gravitational field. That field is called gravitational field. I think you get the thing. What I want to make you understand कि ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या. ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ दैट, इसकी डेफिनेशन लिख लो, मैं वो लिखाने वाला नहीं हूँ, ठीक है, लिख लो, मतलब मैं बोल के लिखा रहा हूँ, आप लिख लो, इतना सारा काम तो कर सकते हो ना. कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ दैट इमेजिनरी एरिया अराउंड, या ऐसे बोलो, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए मास इज दैट इमेजिनरी एरिया अराउंड दैट मास in which any substance feels a gravitational force, due to the central mass, या तो इसको सेंट्रल मास बोल लो या दैट मास बोल दो, ड्यू टू दैट मास, ओके, या ड्यू टू सेंट्रल मास ही बोलो, ज़्यादा बेहतर है, ओके, या सोर्स मास बोल दो, सोर्स मास, ओके. सोर्स मास के अराउंड का वो रीजन जिसमें आने वाला कोई भी सब्सटेंस पाएगा अपने ऊपर लगता है एक फोर्स, ओके. डस्टर मैंने यहाँ रख दिया, ओके. सो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. ठीक है, ये आपको समझ में आया ना ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है. बहुत बढ़िया. चलिए इसी के अंदर लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. इसी के आगे एक वर्ड है इंटेंसिटी. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? ध्यान से सुनो. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ऑब्वियसली बात है, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स applied by the source mass on a unit mass at any point, या at a point भी लिख सकते हो, at any point will be the intensity of gravitational field of the source of mass at that point. देखो अभी मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप लोग पहले ये डेफिनेशन उतार लें एंड देन आई एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम रोट. ओके, क्या लिख दिया मैंने, क्या राम कहानी लिख दी, मैं उसको समझाऊंगा. पहले आप इसको उतार लो कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स applied by the source mass, okay, applied by the source mass at a point, on a unit mass, किसी दूसरे मास पे लगाना है वो फोर्स, ओके, किसकी वजह से? एक सोर्स मास की वजह से, ओके, एट एनी पॉइंट, जो कहीं पे भी रखा है, किसी भी पॉइंट पे रखा है, ओके, जो फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? ड्यू टू द सोर्स मास, ओके.
दैट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। वो उसी को हम क्या बोलेंगे, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू दैट सोर्स मास। ओके, अब ध्यान से सुनो क्या बोल दिया मैंने। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। चलिए सर, चल पड़ी, दिवाली आ रही है तो मूड में हैं, चलिए। हाँ जी, झालर वाला लगा ली भाई आप लोगों ने। शायद आप जब लेक्चर देखोगे तो कहानी ख़त्म हो चुकी होगी, या नहीं, शायद नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है। देखो, अपने पास जब भी ऐसी कोई चीज़ स्टडी करने को मिलती है ना, फील्ड जब भी, तो हम उसको बनाना चाहते हैं फ्री फ्रॉम द टेस्ट मास या टेस्ट चार्ज। यही सब करते हैं हमको लोग। बहुत सारी पेज हैं यार साइंटिस्टों के पास, इसको हमने सोर्स बोल दिया, सोर्स है ये, ठीक है, सोर्स मास है। ओके, ऑब्वियस सी बात है, इसके अराउंड कोई ना कोई एक अच्छा खासा रीजन होगा जिसमें आएगा कोई भी मास, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, ये बताओ कि यदि मैंने एक मास स्मॉल m यहाँ रखा, वही मास यहाँ रखा और वही मास यहाँ रखा, ठीक है, 3 जगह रख दिया मैंने। पहला r1 डिस्टेंस, दूसरा r2 डिस्टेंस, तीसरा r3 डिस्टेंस। As you can see that r1 is smaller than r2 is smaller than r3, or we can say r3 is greater than r2 is greater than r1. Okay, the gravitational force will be greater on which position? किस पोजीशन पे ग्रेटर होगा? A पर, B पर, C पर। ऑब्वियस सी बात है, कोई आँख का अंधा भी जो होगा, ठीक है, मुझे बोलना नहीं चाहिए है ना ऐसा, सर खुद के चश्मा लग रहा है, आधे किलो का हम बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब कोई दिमाग का ख़त्म, ये मैं बोल सकता हूँ। ओके वो भी बोलेगा कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा इस पे लगेगा। क्यों भला? वाई? बिकॉज r इज स्मॉलर देन r इज स्मॉलेस्ट अमंग r1, r2 एंड r3। हाँ, तीनों में सबसे छोटी कौन? r1 सबसे छोटे। और न्यूटन महाराज ने बोला था कि जितना छोटा r उतना बड़ा फोर्स, जितना छोटा r उतना बड़ा फोर्स। किसने बोला था? न्यूटन ने। ठीक है, चलिए, सबसे छोटा r है हमारा a पॉइंट पे रखे गए मास m की वजह से, तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू दिस सोर्स मास विल बी ग्रेटर देन इज। अब ऐसी बात है कि जो इस पे फोर्स लगेगा Fa, इस पे Fb, इस पे Fc, तो वी कैन से दैट कि Fa इज ग्रेटर देन Fb इज ग्रेटर देन Fc। यहाँ पे Fb का मतलब फेसबुक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, जरा ये सोचो, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि द फोर्स applied by source mass is different for different positions. What I am trying to say that कि different position पे जो है ना, on different position for the same mass, for same टेस्ट मास, इसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट मास बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम इस पे टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये स्पेसिमेन हमारा, ये क्या है? स्पेसिमेन। और ये क्या है? ये हमारा सोर्स है। ये क्या है? सोर्स है, ठीक है। ये हमारा सोर्स मास इसलिए हो गया क्योंकि हम इसका यूज़ कर रहे हैं और इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दैट इज टेस्ट, ओके, दैट इज टेस्ट मास। अभी आप चार्ज पढ़ोगे अगले साल 12th में, तो व्हील से कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है, ये सोर्स चार्ज हो जाएगा। समझ गए? कहानी सेम रहेंगी, बस वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। सेम कहानी मैं वहीं पे भी रटाऊंगा आपको। हाँ, जब वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो सेम कहानी है, एकदम हूबहू। अब देखो जरा, उसने बोल दिया कि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग फोर्स है। अब हम ये तो कहानी नहीं कर सकते कि बार बार फॉर्मूला लगाओ, बार बार आंसर निकालो, बार बार फॉर्मूला लगाओ, बार बार आंसर निकालो। हाँ,
ऐसा करना पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन लेंदी पड़ेगा, दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा। बार बार फॉर्मूले में वैल्यू रखते रहो। जैसे ही आर चेंज हुई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी, है ना, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी। जैसे ही मास चेंज हो गया, m2 की वैल्यू चेंज हो गई तो फिर चेंज करो, r की वैल्यू चेंज हो गई तो फिर चेंज करो। दिमाग खराब है। मैंने यहाँ पे पता चला इस बार b पे मास की m की जगह कोई और मास रख दिया, 2m रख दिया, फॉर्मूला चेंज। c पे मैंने 8m रख दिया, फॉर्मूला चेंज। दिमाग खराब हुआ कि नहीं हुआ? दिमाग खराब हुआ कि नहीं हुआ? ओके, इस दिमाग खराब करने को कम करने के लिए, ठीक है, टू डिक्रीज दिस दिमाग खराब, ओके, टू डिक्रीज दिस मास खराब, नहीं दिमाग खराब, ओके, अपन लोगों ने कुछ काम करा, कुछ काम करा। क्या करा? लेट्स जस्ट फाइंड द फोर्स पर यूनिट मास, पर यूनिट टेस्ट मास, पर यूनिट टेस्ट मास, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, हम इस चैप्टर में किस फोर्स की बात करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स की, और किसी फोर्स की बात नहीं करेंगे, और किसी फोर्स की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं होगी, लिटरली नहीं होगी, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की बात। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास निकालने की कोशिश की हमने। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, पर यूनिट टेस्ट मास, सोर्स मास नहीं, टेस्ट मास। बेसिकली देख लो कौन सा मास है, टेस्ट मास। ओके, स्मॉल m, ओके, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश। चुन लिया है तुम भी इसको, Gm अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। बस देखो, डेफिनेशन वही है लेकिन काम भी वही है। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को टेस्ट मास से फ्री कर दिया है। दिस इज फ्री फ्रॉम टेस्ट मास, दिस इज फ्री फ्रॉम टेस्ट मास, ठीक है। देयर आर टू वर्ड्स, जिसमें हम एक को बोलेंगे सोर्स मास, एक को बोलेंगे टेस्ट मास। एक सोर्स मास क्या होगा, जिसकी वजह से हम फोर्स निकालेंगे बेसिकली, ओके। और टेस्ट मास क्या होगा, जिस पर हम फोर्स निकालेंगे, ऑन विच वी आर फाइंडिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट विल बी द टेस्ट मास, एंड ड्यू टू विच we are finding the gravitational force, that will be our source mass. If someone says कि बताइए अर्थ के 3000 किलोमीटर, अर्थ सरफेस से 3000 किलोमीटर दूर what is the gravitational field of the earth at that point, तो there the earth is the gravitational, earth is the source mass, okay, at that point. और if we said कि अर्थ और सन के बीच में सन की ग्रेविटेशनल फील्ड निकालिए एट सम डिस्टेंस, तो एट दैट पॉइंट द सन विल बी सोर्स मास एंड अर्थ विल बी टेस्ट मास, ओके। ओके, दूसरी बात, what is this thing, what this thing is said, this is free from test mass, okay. What is the meaning of this? That means you don't need the value of test mass to find E। किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है तो आपको फाइंड करने की, मतलब आपको जरूरत नहीं है, नेसेसिटी बिल्कुल नहीं है टेस्ट मास की। यू जस्ट नीड वन मास एंड दैट विल बी द सोर्स मास ऑफ विच वी आर फाइंडिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके। जिसकी हम ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड कर रहे हैं उसी को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल, सोर्स मास। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसी का बस वैल्यू चाहिए, मास चाहिए, अपने को टेस्ट मास नहीं चाहिए, दो मास नहीं चाहिए, सिंगल मास चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा, ओके। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेट मी रिमाइंड दिस थिंग कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। दिस इज द फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म ऑफ इट, ओके, ठीक है। फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास,
फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। ओके, अपन लोगों ने क्या किया, 1 kg को लेके आए, यहाँ रख दिया और उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड पता करी। ओके, अब 2 kg लेके आओ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, ठीक है। उस पॉइंट पे हमें पता है, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड 10 न्यूटन पर मीटर है, सॉरी 10 न्यूटन पर केजी है। इस पॉइंट ए पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इट इज़ 10 न्यूटन पर केजी। ओके, 20 kg का मास मैंने यहाँ पे ला के ठोक दिया, कितना फोर्स लगा, हाउ मच द फोर्स, फोर्स कितना होगा, सीधा मल्टीप्लाई। ओहो सर कितना आसान हो गया, 200। कोई मगजमारी नहीं करनी, जी की वैल्यू रखो, एम की वैल्यू रखो, आर स्क्वायर करो, एम की वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई करो, दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है, आसान। इफ यू नो ई जस्ट मल्टीप्लाई विद द टेस्ट मास से मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन दैट पॉइंट that will going to be applied by the source mass on a test mass, okay, of any quantity that he is having, okay, कुछ भी उसके पास है, अपने को नहीं पता। ओके, हमने हर पॉइंट पे 1 kg के लिए निकाल दिया, 1 kg के लिए हर पॉइंट पे निकाल दिया। अब आपके पास आधा kg है तो उसको आधा कर देंगे, 2 गुना है तो दुगना कर देंगे, 10 है तो 10 टाइम कर देंगे, 20 है तो 10, जितना टाइम है उतना टाइम की मल्टीप्लाई करनी है, जस्ट थिंक। और कितना सिंपल है, ओके, सिंपल है। ओके, सो वी हैव जस्ट डिराइव द फॉर्मूला ऑफ E that come equal to gm upon r square, that represent that it is, this formula is free from the test mass, no need of test mass. Okay, the unit of E will be, यहाँ से निकालो यूनिट, एक यूनिट यहाँ से भी निकालेंगे, यहाँ से भी निकालो पहले एक यूनिट, एंड दिस विल बी न्यूटन पर kg. This is the unit of E and the other unit आपको अभी चौंकाएगी। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा, E विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। 2 यूनिट हैं E की, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो, न्यूटन पर केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको इसकी यूनिट देख के कोई याद आ रहा होगा, एक्सेलरेशन। दिस इज द सेम यूनिट एज द एक्सेलरेशन हैज, ओके। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो फॉर्मूला आपको इसका ग्रेविटेशनल फील्ड E का मिला है, सेम फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। सेम फॉर्मूला है मेरे भाई, रट डालो इसको, ओके। सेम फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी, gm/r²। बट इन चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको क्वेश्चन करने के, हाँ जी, करने में बहुत ज़रूरत पड़ती है इनकी। क्लियर है, फॉर्मूला आया समझ में? कुछ दिमाग दर्द कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा होगा, कर रहा है तो मुझे बताना, ठीक है। उतारो उसको, उतार लिया। चलिए अब इम्पोर्टेंट चीज़ पर पढ़ते हैं आगे, और न्यूमेरिकल फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इस क्लास में न्यूमेरिकल नहीं, इस क्लास में कंटेंट दे देता हूँ मैं आपको। हाँ जी, ग्रेविटेशन अब टॉपिक है ना, ज़्यादा बड़ा रहा नहीं है। हाँ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो टॉपिक था वो ही कम से कम 2 लेक्चर उसमें जाते, 2 से 3 लेक्चर जाते उसमें, ओके। वो ही हटा दिया तो मतलब 2 से 3 लेक्चर गए। ग्रेविटेशन में वैसे लेक्चर लगते थे 8, अब ये 4 या लगेंगे या 5 लगेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं लग पाएंगे, 6 लग जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हट चुका है, उस पर मुझे कोई डिस्कशन करना ही नहीं है, ओके। तो हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। व्हाट इज दिस थिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। व्हाट इज द थिंग, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? फर्स्ट you just think about it. What is the potential energy? Actually we can't find the absolute potential energy। कभी फाइंड नहीं कर सकते एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी,
इसको दिमाग में ऐसे, दिमाग को खोलो, चैन को खोलो दिमाग की, उसमें ऐसे नोट बना के डाल दो, चैन बंद कर दो। बिल्कुल, ये पॉइंट कभी भूलना मत, ठीक है। हम जब भी निकालते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालते हैं, वी ऑलवेज फाइंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फाइंड करते हैं हम हमेशा। ओके, आपके यहाँ पे कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर होंगे कई सारी चीज़ों के लिए। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करें कहानी। ओके, ये सोर्स है, दिस इज द सोर्स है। ओके, मैंने मान लिया ये इन्फिनिटी है, यहाँ के बाद इन्फिनिटी स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? इन्फिनिटी। ओके, क्लियर? ओके, हाँ, मैं एक काम कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा और बता दूँ, पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हम हमेशा निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी में डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वर्क। हम इतनी धीरे धीरे एनर्जी में डिफरेंस लाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी जीरो रहे। सो टोटल एनर्जी में चेंज होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, और दैट विल बी द वर्क डन। ओके, यही हम काम करने वाले हैं। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे हल्का सा, ठीक है। कौन सा फोर्स लगाएंगे? ये लगाएगा सोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ड्यू टू विच एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड दिस थिंग विल गिव अस अ स्मॉल वर्क डन। ओके, एंड वी गोइंग टू बी integrate this thing and we'll get the change in potential energy। समझ में आ गया क्या करने वाले हैं? ओके, चलिए स्टार्ट करें कहानी। मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम टेकिंग अ मास। अच्छा, मैं निकाल रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी ना। ओके, ठीक है, ए मास m। ओके, अ टेस्ट मास, दिस इज टेस्ट मास, बहुत छोटा मास m है। ओके, लेट अस कंसीडर, यहाँ पे लिख लो आप, लेट अस कंसीडर a test mass, okay, at infinity, okay, from the source से इतना दूर है कि we can say this it is at infinity। आप लोग जानते हैं इन्फिनिटी क्या होता है ना? इन्फिनिटी इज लाइक दैट कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप आसाम में हैं। ओके, सो देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन 3000 किलोमीटर, आई थिंक सो, मे बी, मतलब यदि हम रास्ते की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होगा। ओके, 2000 होगा। ओके, तो दैट इज इन्फिनिटी फॉर मी राइट नाउ, बिकॉज आई कांट सी यू, दैट इज इन्फिनिटी। ओके, यहाँ से मैं बोलूँ कि 50 to 80 किलोमीटर, दैट इज ऑल्सो इन्फिनिटी, that is also infinity for me, because I can't see them, I can't see those things। okay, देखो आपको याद दिला दूँ, मैंने आपको शायद बताया होगा, नहीं बताया होगा तो फिर भी मैं आपको बता दूँ कि इन्फिनिटी इज द थिंग ऑफ कंपेरेबल और परसेप्शन। ओके, ये दो चीज़ों का है, कंपैरिजन विद परसेप्शन। ओके, हाँ, मतलब कभी कभी हमारे लिए, समटाइम्स हमारे लिए 15 करोड़ किलोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ नॉट इन्फिनिटी, वो भी इन्फिनिटी नहीं होता हमारे लिए कभी कभी। ओके, यदि हम देखें ऐसा समझ के कि हम अर्थ हैं, वी आर द अर्थ, तो विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ 15 करोड़ किलोमीटर इज़ नॉट अ बिग थिंग और बिग डिस्टेंस। ओके, बट यदि हम अपने परसेप्शन में देखें, हम अपनी रेस्पेक्ट में देखें, तो हमारे लिए 100 किलोमीटर भी बहुत दूर है, इन्फिनिटी है। 100 किलोमीटर भी इन्फिनिटी है हमारे लिए। ओके, ये सब परसेप्शन का खेल है। इफ़ आई टॉक अबाउट आंट, मैं चींटी की बात करूँ, चींटी को मैंने उठा के यहाँ रख दूँ और मैं बोलूँ उसको यहाँ जाना है, तो फॉर चींटी दिस डिस्टेंस 1 मीटर अप्रॉक्स, दिस डिस्टेंस इज फॉर चींटी, फॉर आंट इन्फिनिटी।
आंट के लिए वो डिस्टेंस इन्फिनिटी है। ओके, सो ये किसका खेल है? परसेप्शन का। हालांकि आप जो भी फिजिक्स पढ़ते हो, जो भी दुनियादारी देखते हो, सब कुछ परसेप्शन है, कुछ नहीं है, सब मोह माया है। छोड़ छाड़ के बाबा बन जाओ। ओके ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, is I'm going to take this test mass into the gravitational field. Okay, into the gravitational field. Is it clear to you? I'm taking this mass from infinity to some distance r. Okay, I'm bringing the test mass brought from infinity to a certain distance of r from the source. Okay, from infinity to a certain distance of r. Okay, चलिए, the total work done in this process will be the potential energy. और वैसे बताए कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट मास. ये किसकी प्रॉपर्टी होगी? टेस्ट मास की. दिस विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ टेस्ट मास. ओके, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट मास. ठीक है, या आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द टेस्ट मास. दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द टेस्ट मास. ओके, क्लियर है? हो गया. ये थ्योरी थी, ये डेफिनेशन थी जो यहाँ से लिखी मैंने स्टार्ट की. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आप mgh पढ़ते हो ना. हाँ जी, mgh. उसका डेफिनेशन ये है कि हम यदि किसी भी यहाँ पे मैं r को हटा दूँ. ठीक है, किसी भी टेस्ट मास को, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी मैं ब्रॉड करूँ, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन डिस्टेंस. हाँ यार लिख दो, सही बात है. फ्रॉम द सोर्स टू a certain distance from the source. Okay, then the total work done will be the potential energy stored inside the test mass. Okay, जो टेस्ट मास है मैंने उसको उठा के यहाँ तक लेके आया, एक सर्टेन डिस्टेंस r तक लेके आया हूँ यदि इन्फिनिटी से, तो जितनी एनर्जी, जितना वर्क डन मुझे करना पड़ा, द वर्क डन विल बी स्टोर्ड इनसाइड इट. दिस टेस्ट मास में स्टोर्ड हो जाएगा वो टेस्ट मास, वो वर्क डन. दिस इज द थिंग, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, मतलब डेफिनेशन. ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग नाउ, राइट नाउ. हटा, चलो हमने कंसीडर कर लिया है. लेट अस कंसीडर अ मास m is placed at infinity and it is displaced from infinity. It is displaced from infinity to a small distance dx. एक छोटा सा डिस्टेंस dx इसको डिस्प्लेस किया है. ठीक है, टूवर्ड्स द सोर्स डिस्प्लेस किया. ओके, इज इट क्लियर टू यू? अ स्मॉल डिस्टेंस dx इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है, इज डिस्प्लेस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स applied by the source on the test mass. Due to this there will be a small work done. How much that will be? Okay, let's consider that this distance is now r. Okay, so now this small work done will be force into small distance dx, the displacement. The angle between displacement and gravitational force will be, gravitational force is like this,
displacement is like this, between the angle between them is 0 degree, both are in same direction, so cos 0 will be 1. Okay, so I am not taking the factor of cos here. Okay, so dw comes equal to fg dx. Okay, 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 बच्चे की लोगी जान क्या होगी, ओके ओके. अच्छा एक काम कर लो, इसको dx ले लिया है, dr ले लो, इसको dr ले लो प्लीज़, मान लो मेरी बात. ओके, fg की वैल्यू क्या होगी, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर. ओके, डी आर क्लियर. चलिए, नाउ in order to find the total work done, in order to find total work done, क्या करना होगा हमको, इंटीग्रेट इस w को, दी w जो छोटा सा वर्क डन हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि ये मास थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, dx डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स gmm/r square. Mass of source capital M, mass of this test mass is small m, the distance between masses is r, so r square आ गया. ओके, सो तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी कैपिटल M स्मॉल m r स्क्वायर डी आर. इज इट क्लियर टू यू? g constant, take it out. m source of mass is also a constant. source यदि आपने फिक्स कर दिया तो that is a constant, वो चेंज नहीं होने वाला. test mass that will also a constant. the thing is going to be changed as r square. Okay, okay, so from where to where you are going to integrate this r dr. ये dr कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ला रहे हो इसको, कहाँ से ला रहे हो, वेयर फ्रॉम यू ब्रिंगिंग द टेस्ट मास, यू आर ब्रिंगिंग द टेस्ट मास फ्रॉम द इन्फिनिटी. ओके, लोअर पार्ट इज द इन्फिनिटी. ओके, कहाँ से आ रहे हो, इन्फिनिटी से आ रहे हो, कहाँ तक जाओगे, एट सम डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस आर तक जाएंगे, कोई भी डिस्टेंस आर तक जाएंगे. ओके, असेंट एट डिस्टेंस आर तक जा रहे हैं पर लोग. ओके, ठीक है, तो दिस विल बी टोटल वर्क डन, सो वी कैन से दिस w. ओके, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर. 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद है ना, x⁴n का इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x⁴n+1 अपॉन n+1. हियर व्हाट इज n, हियर व्हाट इज n, n इज -2, n इज -2. आप इसे r स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो व्हाट विल बी द थिंग विल बी लाइक दिस, r⁻² dr g m like this. n is -2 when you going to compare this thing with the formula. Okay, maybe you can see this thing, so let me write it down here. x⁴n dx that will come equal to integration x⁴n+1 upon n+1. this will be the integration of x⁴n dx का. Okay, so now here n is equal to -2, so we'll get the we'll going to apply the formula of x⁴n dx का integration. Okay, so we get the thing like कि देखो r की पावर -2+1 upon -2+1. okay, and the limit is from infinity to r. क्लियर है? चलिए, g m what will be this thing, this will be -1, so minus will be going to be up, आगे आ जाएगा, और दिस विल बी -r, तो इसको नीचे ला दो, इन्फिनिटी टू r. अपर लिमिट फर्स्ट, लोअर लिमिट बाद में, अपर लिमिट फर्स्ट, लोअर लिमिट बाद में. ओके, सो अपर लिमिट पहले -g m अपर लिमिट पहले माइनस लोअर लिमिट बाद में. 1/∞, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/∞? ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/∞? जस्ट रिमाइंड दिस थिंग, 1/∞ की वैल्यू होती है 0. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. This is the formula of work done to bring a mass, bring a test mass from infinity to a certain point inside the gravitational field of a source mass. हाँ, मैं क्या बोला हूँ,
क्या बोला था मैंने, डेफिनेशन भी तो यही दी थी कि किसी भी सोर्स मास के अंदर, ठीक है, से किसी सर्टेन डिस्टेंस पर किसी मास को लेके आओगे फ्रॉम इन्फिनिटी, तो द वर्क डन विल बी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द सोर्स टेस्ट मास. And here you have already derived the formula of work done, that is equal to minus gmm upon r square, 1 upon r, okay, upon r. From the work energy theorem, I am going to write it here, okay, from work energy theorem. What does the work energy theorem said? Work energy theorem said that W is equal to minus PE, or I say minus del P. That is the thing. That what the work energy theorem said. That work is equal to minus del P E. यही तो था, वहाँ पे W इक्वल टू के ही था और माइनस del P था. ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव फॉर्म. ओके, सो वर्क की फॉर्मूला क्या है, माइनस डेल पी ई इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम एम अपॉन आर. माइनस से माइनस गया, एंड फ्रॉम हियर यू कैन से दैट दिस इज द वर्क, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी stored inside a mass. That will be the potential energy stored inside the mass, inside the test mass, when it is brought from the infinity to a certain distance or to a certain point from the source mass. When this thing is happen, the total work done will be the potential energy stored inside the test mass, and that will be equal to gmm upon r. Gmm upon r. Remind this. Okay. So from here you can say this. जी, अच्छा, इसको हम बाद में देखेंगे. MGH, अच्छा, MGH की फॉर्म में देख लोगे क्या? अभी देखेंगे, कल को देखेंगे इसके ऊपर और चीज़ें, क्योंकि हम यहाँ पे R+H करेंगे इसको बाद में, तो अच्छे से समझाना पड़ेगा, आपको टाइम लग जाएगा उसमें भी समझाने में. अभी कैसे कैसे करेंगे, सरफेस का रेडियस R, उसके ऊपर हाइट H, तो R+H हो जाएगी R की वैल्यू. अभी मैं बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या हो रहा है, फिर क्वेश्चन कराना पड़ेगा, उसके ऊपर लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर रो दोगे आप, क्या सर बोर कर रहे हो फालतू में ही एक छोटी सी चीज़ के लिए. ओके, तो देखो और क्या है. अच्छा, इसकी यूनिट देख लो भाई साहब, यूनिट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी थिंग की, किसी भी नई चीज़ की. ओके, तो कहने को तो ये नई चीज़ है, लेकिन है पुरानी ही. देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, है क्या ये है क्या? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. याद करो, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है क्या? जूली हैं, एक बात ना भूली, जूली. जूल इज द एनर्जी यूनिट. यूनिट क्या है एनर्जी की? जूल है. तो बस काम करता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे नॉर्मल फोर्स हो, चाहे कोई सा भी फोर्स हो दुनिया का, ठीक है, EMF को छोड़ के केवल, उसकी यूनिट क्या है? न्यूटन है. ओके, EMF में फोर्स आता है, वो है नहीं लेकिन फोर्स, इसलिए उसकी यूनिट न्यूटन नहीं होती. लेकिन दुनिया का कोई भी फोर्स हो, उसकी यूनिट क्या है? न्यूटन. ऐसे ही दुनिया की कोई भी एनर्जी हो, नाम एनर्जी आ गया, ठोक दो उस पे जूल. ओके, वैसे ही हम कल को सीखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. आज हमने सीखा पोटेंशियल एनर्जी, कल हम 3 डेफिनेशन और सीखेंगे. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बस पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस. 3 डेफिनेशन कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है कब क्या पढ़ाया था. ओके, यहाँ पे याद रखिएगा PE, डेल PE या डेल U लिख दो इसको, या तो आप लिख दो इसको डेल U. ओके, तो इससे काम बन जाएगा. आपकी यूनिट क्या है? जूल है, और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. रिमेंबर दिस थिंग, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, तो ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई हमारी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई है. अब हम कल को सीखेंगे 3 और डेफिनेशन, एंड देन विल गो टू द स्केप वेलोसिटी. फिर हम सैटेलाइट छोड़ेंगे, सैटेलाइट की एनर्जी देखेंगे. ओके, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, कब से 2 लेक्चर 3 लेक्चर और चाहिए. ठीक है, तो फिर हम देखेंगे जियोथर्मल, पोलर, बहुत सारा काम है. ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं. थैंक यू एवरीवन.